जो आप सभी का डाउट नट पर बात कर रहे हैं बेटा जी। यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा? पुष्प पादपों का शारीर। आप बोलेंगे सर बहुत लंबा है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बहुत लंबा है। और इसमें जो अभी टॉपिक चल रहा है वो तो वास्तव में बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है कि आपको ये आसानी से समझ में आने वाला तो था नहीं, तो आराम से धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तेजी से भगाया तो ये तो बिल्कुल चीरता हुआ चला जाएगा बालों को। जैसे मेरे बाल चिर गए हैं ऐसे चीरता हुआ आपके भी चला जाएगा। हालांकि मेरे इसकी वजह से नहीं चिरे हैं, वो कुछ कारण और था। लेकिन बात जो आ रही थी वो ये कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, द्वितीय वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से तो समझाना पड़ेगा, है ना। तो भैया आज भी पढ़ेंगे द्वितीय वृद्धि। आएगा क्या? क्विज। ठीक है, एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा। देखिए आज की जो मैं स्लाइड्स लेकर आया हूं, पहले तो इसको देखो, दिख रहा है ये? इसमें कुछ वले दिख रहे हैं, वले। आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहे हैं। कैसे बने ये वले, ये रिंग्स कैसे बनी है, समझाना पड़ेगा। मैंने बोला था ये वाला डायग्राम जो था, इसमें ये वाला मैंने आपको बता दिया था, ये वाला भी बता दिया था। यहां पर केवल अंत्यपूलीय कैम्बियम था, यहां पर अंतरापूलीय कैम्बियम जब बन गया था तो संवहन कैम्बियम का एक छल्ला बन गया था। फिर ये छल्ला जो था, इस छल्ले में ये जो कैम्बियम है ये अपनी क्रिया दिखाएंगे। अंत्यपूलीय कैम्बियम ने अंदर की तरफ द्वितीय जाइलम बनाया, बाहर की तरफ द्वितीय फ्लोएम बनाया। जाइलम बनने की जो क्रिया विधि थी वो तेजी से हो रही थी, जल्दी जल्दी हो रही थी, ज्यादा मात्रा में बन रहा था। कौन? द्वितीय जाइलम। जो प्राथमिक जाइलम को केंद्र की तरफ खिसका दिया था, आ गया था। ये देखो, ये प्राथमिक जाइलम केंद्र की तरफ खिसक गया। खिसक गया कि नहीं खिसक गया? खिसक गया, है ना। और ये पूरा आपका, ये पूरा का पूरा जो भाग था ये क्या था? द्वितीय जाइलम था। कौन था भैया? ये द्वितीय जाइलम था। बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है द्वितीय जाइलम। तो द्वितीय फ्लोएम को भी और प्राथमिक फ्लोएम जो था यहां पर उसको भी खिसका दिया था परिधि की ओर। नहीं समझ में आया? आइए मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाई थी। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं भैया। यहां पर मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये पिछले लेक्चर की स्लाइड है, जानबूझ कर लेकर आया हूं ताकि वो चीज याद दिला सकूं। देखिए बेटा, यहां पर प्राथमिक जाइलम था, प्राथमिक फ्लोएम था, इनके बीच में क्या मिल रहा था बाबू? यहां पर मिल रहा था आपका क्या? अंत्यपूलीय कैम्बियम। और कहीं ना कहीं ये मज्जा की जो किरणें जो थी, मध्यांश की रेखाएं जो थी, जिसमें से कुछ कोशिकाएं आपकी बदल गई थी, किसमें? अंतरापूलीय कैम्बियम में। सबसे पहले हमने बात करी कि अंत्यपूलीय कैम्बियम जो था, इसने अंदर की तरफ बाहर की तरफ क्या बनाया बेटा जी? अंदर की तरफ बाहर की तरफ क्या बनाया? याद करिए, अंदर की तरफ द्वितीय जाइलम, बाहर की तरफ द्वितीय फ्लोएम। फिर हमने बात करी ये जो द्वितीय जाइलम जो था, ये जो द्वितीय जाइलम जो है, इसकी बनने की क्रिया विधि जल्दी भी हो रही है और बहुत ज्यादा भी बन रहा है। द्वितीय जाइलम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खिसकाता जाएगा किसको? प्राथमिक जाइलम को अंदर की तरफ। और ये पूरे भाग को खिसकाता जाएगा परिधि की तरफ। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से खिसक गया था, पूरा का पूरा खिसका दिया था हमने। ठीक है, यानी प्राथमिक और द्वितीय फ्लोएम पूरा खिसक गया है किनारे की तरफ। दबा दिया, किसने दबा दिया? द्वितीय जाइलम ने दबा दिया था। चलो यहां तक मैंने आपको बता दिया था। क्या हो रही है? बढ़ रहा है ना। चौड़ाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई ये तो एक संवहन बंडल दिखाया, ऐसे कई सारे हैं, तो जरा सोचिए चौड़ाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? चौड़ाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, द्वितीय वृद्धि हो रही है। ठीक है, सब मान गए। फिर भैया मैंने यहां पर अंतरापूलीय कैम्बियम का भी फंक्शन आपको बता दिया था कि अंतरापूलीय कैम्बियम जो था, इसने भी क्रिया विधि दिखाई, अंदर की और बाहर की ओर क्या बनाया? आपका द्वितीय पैरेन्काइमा से बनी हुई कोशिका, द्वितीय पैरेन्काइमा से बनी हुई कोशिका, जिससे वापस से किरणें बन रही हैं। लेकिन अब जो किरणें बनी थी उनको हमने क्या बोला था? द्वितीय मज्जा किरणें, ना कि प्राथमिक मज्जा किरणें। ये हमने बात करी थी। अब मुद्दा जो आ रहा है समझने का, वो आ रहा है, ध्यान से सुनना। ये जो बेटा जी हमारा जाइलम जो था, कौन था ये? जाइलम। इसको समझने वाली बात है। आइए मैं आपको कुछ समझाता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए मैं यहां पर आपको संवहन बंडल दिखा रहा हूं और पूरे क्रम में दिखाऊंगा, समझना। देखिए क्या क्या चेंज आया। देखिए सबसे पहले अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, और इसमें भैया ये हमारा अंत्यपूलीय कैम्बियम। पूरा वापस से समझा रहा हूं ताकि एक बार और चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है प्राथमिक, ये भी है प्राथमिक, प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम। हमने देखा क्या हुआ
इस अंतःपूलीय कैम्बियम ने कोशिकाओं की संख्या बढ़ाई, इधर की तरफ इधर की तरफ। ये हमारा अंतःपूलीय कैम्बियम, प्राथमिक जाइलम अंदर की तरफ खिसक गया, प्राथमिक जाइलम, ठीक है। एक्स मतलब जाइलम, जाइलम, ठीक है। अब ये जो बना था ये क्या था? द्वितीय जाइलम। चलो जी ठीक है, समझ में आ गया, ये द्वितीय जाइलम बन गया। और इधर की तरफ द्वितीय फ्लोएम, और ये क्या था हमारा? प्राथमिक फ्लोएम, ठीक है। एक स्तर बनी है द्वितीय जाइलम की, एक स्तर बनी है किसकी? द्वितीय फ्लोएम की, ठीक, सिंपल। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होएगा भैया? और कोशिकाएं बनेंगी द्वितीय जाइलम की, द्वितीय फ्लोएम की। लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसकी क्रिया विधि जो होती है, किसकी बनने की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है। हम बोलेंगे सर द्वितीय जाइलम की 8 से 10 गुना क्षमता जो थी निर्माण की वो ज्यादा हो रही थी, या निर्माण की प्रक्रिया जो थी द्वितीय जाइलम की वो ज्यादा हो रही थी, 8 से 10 गुना। यानी यहां पर अगर 8 स्तर बनेंगी तो यहां पर 1 स्तर बन रही है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, द्वितीय जाइलम हमें और बड़ा दिखाना पड़ेगा। यानी अब ये द्वितीय जाइलम की पहली स्तर थी, एक और स्तर बनेगी क्या? द्वितीय फ्लोएम की और बनेगी? नहीं, पहले 8 बनेंगी, 8 से 10 किसकी बनेंगी? इसकी बनेगी, फिर एक जाकर इसकी बनेगी, ठीक है। समझ में आया? अब इधर देखना, अब ये द्वितीय जाइलम जब और आएंगे तो ये वाला भाग ऊपर खिसकता जाएगा परिधि की ओर। चलो जी, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ये हमारा कौन हो गया? प्राथमिक जाइलम, ठीक है। ये द्वितीय जाइलम की एक स्तर, एक और, 3, 4, 5, 6, ये अंतरापोलीय कैम्बियम, ये हमारा द्वितीय फ्लोएम, और ये प्राथमिक फ्लोएम। तो मीनिंग समझ में आया? कहना क्या चाह रहा था? क्या द्वितीय जाइलम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसको रंग से दिखाना है तो रंग से दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। भैया मान लीजिए हमारे हरे रंग का कौन था? द्वितीय जाइलम था, सिर्फ द्वितीय जाइलम को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हरे रंग का पूरा हमारा द्वितीय जाइलम है, जिसकी लगातार वृद्धि होती जा रही है, जो प्राथमिक जाइलम को तो केंद्र की तरफ खिसका दिया था, मज्जा की तरफ खिसका दिया था। भाई केंद्र में कौन होगी? मज्जा, उसकी तरफ खिसका दिया, है ना। और इस कैम्बियम को भी, अंतरापूलीय कैम्बियम को भी, द्वितीय फ्लोएम के भी, प्राथमिक फ्लोएम को भी ऊपर की तरफ परिधि की तरफ खिसका दिया और दबा दिया। यहां तक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो थी समझने वाली वो समझते हैं। देखिए ध्यान से सुनना। अब याद करिए, जो द्वितीय जाइलम था बच्चों, ये जो पूरा का पूरा द्वितीय जाइलम है, द्वितीय जाइलम है, इस द्वितीय जाइलम को बच्चों हमने नाम दिया था क्या? काष्ठ। ये भी मैंने आपको बताया था। और जाइलम को हम वैसे क्या बोलते हैं? दारू बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? दारू। पर्टिकुलरली द्वितीय जाइलम जो है वो एक काष्ठ होती है, यानी वुड होती है, लकड़ी होती है। ये वाला भाग लकड़ी की तरह कार्य करेगा। और जाइलम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दारू, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो द्वितीय जाइलम जो होती है, इसमें अलग अलग स्तरें बन रही हैं। पहले एक बनी, फिर और नई आई, फिर और नई आई, फिर और नई आई, फिर यानी सबसे पहले फर्स्ट आई थी, फिर सेकंड आई थी, फिर थर्ड आई थी। इस तरीके से स्तरें आती जा रही है किसकी? द्वितीय जाइलम की आती जा रही है। समझ में आया? अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। 2 प्रकार की हमारी द्वितीय जाइलम या 2 प्रकार की हमारी दारू होती है। एक होती है बसंत दारू, ठीक है।
और इसको हम एक और नाम देते हैं अग्रदारू, और दूसरी होती है शरद दारू, या जिसको हम पश्चे दारू भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्या नाम है वो भी सुनिएगा। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड, और इसको हम बोलते हैं ऑटम वुड। अब देखिए वुड वर्ड आया है, वुड का मतलब क्या होता है? काष्ठ। और मैंने आपको बताया काष्ठ कौन बना रहा है? द्वितीय जाइलम। तो चीजें बहुत सिंपल हैं, बस कंफ्यूज्ड मत होइएगा कहां पर क्या क्या हो रहा है। मैंने पूरा आपको क्रम वाइज चीज समझाई है। प्राथमिक फ्लोएम था, प्राथमिक जाइलम था, इनके बीच में थी अंतःपूलीय कैम्बियम। अंतःपूलीय कैम्बियम ने वृद्धि करी। अंतःपूलीय कैम्बियम जो थी वो एक विभजोतक कोशिकाओं से बनी हुई थी, उसने नई नई कोशिका बनाई। उधर की तरफ फ्लोएम बना, अंदर की तरफ जाइलम बना। जो बाद में बना है वो द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम। हमने बोला द्वितीय जाइलम की बनने की निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो ज्यादा थी। किससे? द्वितीय फ्लोएम से। जहां 8 से 10 स्तरें बन रही थी, वहां जाकर एक स्तर बन रही थी किसकी? द्वितीय फ्लोएम की। अब जब 8 से 10 स्तरें बनेंगी तो कहीं ना कहीं प्राथमिक जाइलम तो केंद्र की तरफ आ जाएगा, और ये सारी की सारी चीजें परिधि की तरफ चली जाएंगी, और ये सब कुछ, ये पूरा द्वितीय जाइलम इनको क्रश कर देगा, इनको दबा देगा। किसको? इनको, अंतःपूलीय कैम्बियम को और द्वितीय फ्लोएम को और प्राथमिक फ्लोएम को। ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, अब तो जाकर समझ में आ ही गया होगा। हमारा जो मकसद था पढ़ने का, वो पढ़ने का था कि भैया ये जो दारू जो है, द्वितीय जाइलम जो है, ये द्वितीय जाइलम ये दो तरीके से बन रहा है। किसके अनुसार? पर्यावरणीय या वातावरणीय परिस्थिति के कारण। वातावरणीय परिस्थिति के कारण दो प्रकार की द्वितीय जाइलम बन रही है। आप यही तो बोलेंगे सर इसको 1 2 3 4 5 6 नंबर क्यों दिए? ये तो सारा एक ही था। नहीं, एक नहीं है। क्यों? क्योंकि वातावरणीय परिस्थितियां जो हैं अपना प्रभाव डालेंगी। अब क्या प्रभाव डालेंगे? आप जानते हैं वातावरण जो है वो बदल रहा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, अब आप बोलेंगे सर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच में से एक रेखा गुजरती है, जैसे आप जानते हैं इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, मध्य रेखा बोलते हैं। अब ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये जगह, और ये जगह क्या कहलाती है? ध्रुव है, जहां पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, निम्न तापमान होता है यहां पर। अब मैंने यहां पर बोला ये सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश कहां ज्यादा पड़ेगा? इन जगहों पर, ध्रुवों पर, कि ये क्षेत्रों पर, बाकी बचे हुए क्षेत्रों पर? आप बोलेंगे सर बाकी इन क्षेत्रों पर। जैसे जैसे हम इस मध्य रेखा से, इस इक्वेटर से इधर की तरफ जाएंगे या इधर की तरफ जाएंगे, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम हो जाता है। ज्यादा कहां आता है? इधर आता है, और धीरे धीरे कम हो जाता है यहां तक पहुंचने पर। जब धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश यहां कम होएगा तो तापमान यहां कम होएगा। ये कौन है? ध्रुवीय इलाके हैं, ये ध्रुव, साउथ पोल, नॉर्थ पोल नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए अब मेन जो बिंदु था वो समझना कि इस मध्य रेखा के पास में जो क्षेत्र है, ये वाले, इनको हम बोलते हैं कटिबंधीय क्षेत्र। ये वाले कटिबंधीय, और ये वाला जो क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये है उष्ण कटिबंधीय। यानी जैसे 0 डिग्री होता है मध्य रेखा, 0 डिग्री से लगभग मैं मान के चलूं 20 डिग्री
जब हम नॉर्थ में जाते हैं या 20 डिग्री जब हम साउथ में जाते हैं तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? कटिबंधीय है। और 20 डिग्री से 40 डिग्री जब हम जाते हैं नॉर्थ में, 40 डिग्री हम जाते हैं साउथ में, तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये क्या कहला रहा था आपका? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब जरा कॉमन सेंस लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं, बस इतना सा बात समझो, ज्यादा नहीं, ज्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल तरीके से सोचो। ये वाला क्षेत्र जो है इसको हमने बोला उष्ण कटिबंधीय। सबसे ज्यादा प्रकाश कहां आएगा? आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा तो कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, मैक्सिमम। और सबसे कम कहां आएगा? ध्रुवों पर आएगा। और इनके बीच में मिल रहा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर तापमान बदलता रहेगा, ठंड भी होएगी, गर्मी भी होएगी, बरसातें भी आएंगी। समझ में, मीनिंग समझ में? तो वातावरणीय परिस्थिति यहां पर तो बदलेगी। अब खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाए। ध्रुवों पर वातावरणीय परिस्थिति हमेशा एक जैसी रहती है क्या? हमेशा बर्फ जमी हुई है, ठंड है, बदली क्या? गर्मी हुई क्या? नहीं। कटिबंधीय क्षेत्र में लगातार गर्मी ही गर्मी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रकाश आ रहा है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय वो क्षेत्र था जहां पे बदल रहा है मौसम। तो हमने बोला वातावरणीय परिस्थितियों का बदलाव आएगा कौन से क्षेत्रों में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और बदलाव के कारण, उसके प्रभाव के कारण जो यहां पर जो पेड़ मिलेंगे, उन पेड़ों के तने में, पर्टिकुलरली द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है? उन पेड़ों के पर्टिकुलरली द्विबीजपत्री पादपों के तने में जो ये द्वितीय जाइलम है ना, इस द्वितीय जाइलम में चेंज आएगा। आया समझ में? फिर से बोलो, फिर से सुनना मेरे भाई, फिर से सुनना। ये समझ में आ गया भैया? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां पर मिल रहा है? कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवों के बिल्कुल लगभग बीच में मिल रहा है। ध्रुवों पर एक समान मौसम, ठंडा। कटिबंधीय क्षेत्र में लगभग गर्म, इनके बीच में ठंडा गर्म, है ना? तो गर्म भी होएगा, ठंडा भी होएगा। मीनिंग सिंपल सा था। तो जरा सोचिए, यहां पर वातावरणीय परिस्थितियों का बदलाव आएगा, चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन के कारण वो जो पेड़ जो इस क्षेत्रों में मिलेंगे, उनमें पर्टिकुलरली द्विबीजपत्री पेड़ के जो तने हैं, उनमें जो ये जाइलम मिलेगा ना, इसके जाइलम में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएंगे, जाइलम में परिवर्तन आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे क्या परिवर्तन आएंगे? पूछेंगे ना, जाइलम में परिवर्तन आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे क्या परिवर्तन आएंगे? पूछेंगे ना, सर क्या परिवर्तन आएंगे? आप मुझे बताना, एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, ये कौन सा मौसम होता है? ये कौन सा मौसम होता है? ये ठंडा मौसम होता है, विंटर्स होती है। शरद यानी ठंड होती है। और ये एक ऐसा, इसमें पतझड़ होता है। क्या होता है? पतझड़ होता है। ठीक है? और यहां पर जरा सोचिए, यहां पर होती है थोड़ी सी, लगभग खिलते हैं पेड़, क्या पुष्प खिलते हैं, कलियां खिलती हैं। किसमें? बसंत। आपने सुना बसंत के मौसम में खिल गए हैं, सुना होगा। पतझड़ हो रहा है किसमें? ठंडी जैसे स्टार्ट हो जाती है, ठंड हो जाती है, पतझड़, पत्तियां गिरने लग जाती हैं। तो शरद के मौसम में, विंटर्स में, और बसंत के मौसम में जहां हल्की सी गर्मी, हल्की सी ठंड, वो एक मौसम नहीं आता जिसमें ठंड भी होती है और गर्मी भी स्टार्ट हो जाती है, हम कंबल पहनना स्टार्ट कर देते हैं, बड़ा मजा आता है ना। तो हल्की सी ठंड जाने लगती है, थोड़ी सी गर्मी आने लगती है, वो वाला मौसम कौन सा है? बसंत का। अब सोच समझकर मुझे बताना, दोनों मौसम में से एक पेड़ को पानी की आवश्यकता ज्यादा कब पड़ेगी? इस मौसम में कि इस मौसम में? सोचिए, यहां पर पतझड़ हो रहा है, क्यों हो रहा होगा? सोचिए, यहां पर पत्तियां खिल रही हैं, क्यों खिल रही होंगी? दिमाग लगाएं। पानी की आवश्यकता यहां ज्यादा होगी कि यहां ज्यादा होगी? दिमाग लगाएं। यहां पर आप बोलेंगे सर यहां ज्यादा होगी, यहां पतझड़ हो रहा है। अरे पतझड़ रोकना नहीं है, पतझड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी कम पहुंच रहा है, जल का प्रवाह कम हो जाता है। अब जब कम हो जाएगा, जल कम जाएगा, तो पत्तियां झड़ेंगी मेरे भाई, बिल्कुल झड़ेंगी। ठीक है? जबकि यहां पर सोचिए, खिल रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं, पत्तियां खिल रही हैं, है ना। अब इस मौसम में कहीं ना कहीं जल का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएं भैया?
जल के प्रवाह को कैसे बढ़ाएं? आएगा ना क्वेश्चन कि सर यहां पर जल का प्रवाह कम कैसे हो गया और सर यहां पर जल का प्रवाह बढ़ कैसे गया। अब जल का संवहन कौन करता है? आप बोलेंगे सर जाइलम। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन। ये लगभग मार्च का समय होता है, मार्च अप्रैल के लगभग का, है ना, और ये लास्ट का समय होता है, वर्ष के आखिरी का समय होता है। अब वर्ष की मैं बोलूंगा एक साल की शुरुआत इस मौसम से होगी और अंत इस मौसम से होएगा, एक तरीके से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताना, यहां पर इस मौसम में, बसंत के मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में जल का प्रवाह बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे? आपको याद आ रहा होगा जाइलम जो था उसके 4 अव्यय थे, याद आ रहा है? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे, याद है? जिसमें से मेन जल का संवहन कौन कर रहा था? पुष्पीय पादप की बात कर रहे हैं, पुष्पीय पादप कौन कर रहा था? वाहिका कि वाहिनिका? याद करो, सोचो कौन कर रहा था? मेन कौन कर रहा था? मेन देखो, वाहिका भी कर रही है, वाहिनिका भी कर रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन था? वाहिनिका। तो बेटा जरा सोचिए, अगर जाइलम की जो वाहिनिका है और यहां के जो जाइलम की वाहिनिका है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये वाहिनिका है और ये वाहिनिका है। आप मुझे बताएं दोनों वाहिनिका में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने आपसे पूछी, क्या इनके अंदर की गुहा खाली जगह किसमें बड़ी हुई दिखाई दे रही है? यहां पर गुहिका या गुहा बढ़ गई है और यहां पर गुहा छोटी हो गई। यहां पर गुहा बढ़ गई है क्योंकि पत्तियों को खिलना है, पुष्पों को खिलना है, जल की आवश्यकता ज्यादा होगी, प्रकाश बढ़िया आ रहा है, प्रकाश आने वाला है। यहां पर प्रकाश थोड़ा ना आ रहा है, यहां पर तो ठंड का मौसम है ना, तो प्रकाश संश्लेषण कम होएगा तो जल की आवश्यकता कम होएगी, तो जल की आवश्यकता कम होएगी तो हमने वाहिनिकाओं की जो गुहिका है या गुहा है वो छोटी हो गई। और यहां पर गर्मी का मौसम आने वाला है, बसंत जो है उसमें ठंड जाने वाली है, बसंत में गर्मी आने वाली है, और गर्मी अगर आने वाली है तो प्रकाश बढ़िया पड़ने वाला है, प्रकाश बढ़िया पड़ने वाला है तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा कराना है तो जल भी ज्यादा चाहिए, खिलने के लिए जल चाहिए, पुष्पों को खिलने के लिए जल चाहिए, पत्तियों को खिलने के लिए। तो भैया जल ज्यादा से ज्यादा कब आएगा? जब गुहा बढ़ जाएगी, किसकी? वाहिनिका की। तो ज्यादा से ज्यादा जल आएगा या नहीं आएगा? यहां थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताना सोच समझकर, ऐसा द्वितीय जाइलम जिसकी वाहिनिकाओं की गुहा अगर बढ़ जाएगी तो वो द्वितीय जाइलम भी तो मोटा होएगा, ये द्वितीय जाइलम भी तो मोटा होएगा और ये द्वितीय जाइलम पतला होएगा कि नहीं होएगा? होगा कि नहीं होएगा? सोचो, होगा। अब आप मुझे बताएं, ये जो जाइलम जो था, इस जाइलम की अगर मैं बात करूं तो इसमें वर्ष की शुरुआत होती है, इसमें मान लेते एक वर्ष की शुरुआत हो रही है तो ये वाला मौसम आएगा, ये वाला मौसम आएगा तो सबसे पहला जो द्वितीय जाइलम बनेगा, सबसे पहला जो द्वितीय जाइलम बनेगा उसकी वाहिनिकाओं की गुहा बढ़ जाएगी कि छोटी हो जाएगी? बढ़ जाएगी तो द्वितीय जाइलम भी मोटा होगा। चलिए जी, ये हो जाएगा मोटा। अब देखिए कुछ इस तरीके से, मोटा फिर पतला। पतला क्यों? क्योंकि बाद में जब ये वाला मौसम आएगा तो द्वितीय जाइलम पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जाइलम की वाहिनिकाएं जो हैं उनकी गुहा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, तो द्वितीय जाइलम की क्रियाएं कम हो जाएंगी। द्वितीय जाइलम की क्रिया कम हो जाएंगी तो पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर वापस से वर्ष की शुरुआत होगी, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा,
तो अब आप मुझे बताएंगे ये जो मैंने 1 2 किए हैं, दिमाग लगाएं, मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं, सॉरी हरे रंग से दिखा रहा हूं, हरे रंग से दिखा रहा हूं उन द्वितीय जाइलम को जिनकी क्रियाशीलता अधिक है कि कम है। सोच समझकर मुझे बताना, जिनकी क्रियाशीलता अधिक है, जिनकी क्रियाशीलता अधिक है वो द्वितीय जाइलम को मैंने हरे रंग से दिखाया है। क्यों क्रियाशीलता ज्यादा है? क्योंकि जल का संवहन बढ़ाना है। जल का संवहन क्यों बढ़ाना है? क्योंकि गर्मियां आ ही गई हैं, यूं समझिए आ ही गई हैं, और गर्मियां अगर आई है यानी प्रकाश आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण करना है तो जल का प्रवाह बढ़ाना पड़ेगा। जल का प्रवाह कैसे बढ़ाएंगे? जो वाहिनिकाएं हैं उनकी गुहा को बढ़ा दिया, उनकी गुहा बढ़ गई है। गुहा अगर बढ़ जाएंगी तो जल का संवहन ज्यादा होएगा, और गुहा अगर बढ़ जाएंगी तो द्वितीय जाइलम भी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो यही मैंने द्वितीय जाइलम दिखाया। ठीक है, अब साहब ये वाला जो था इसको मैं लाल रंग से दिखा देता हूं। किसको? ये वाला जो द्वितीय जाइलम है। कौन सा द्वितीय जाइलम भैया? ये वाला द्वितीय जाइलम जो है, जो कौन से मौसम में आ रहा है बाबू? ये आ रहा है हमारे शरद के मौसम में, यानी जब प्रकाश कम होने लग जाएगा, दिन छोटे हो जाएंगे, रातें बड़ी हो जाएंगी, ठंड बढ़ जाएगी, है ना, उस टाइम पे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कम हो जाएगी, जल कम पहुंचेगा। जल कम क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि वाहिनिकाएं क्या हो गई हैं, उनकी गुहा क्या हो गई है? छोटी हो गई है। अब गुहा अगर छोटी हो जाएगी मेरे भाई तो सोच समझकर मुझे बताएं, ऐसा द्वितीय जाइलम भी तो हमने छोटा ही दिखाया है। बताएं, समझ में आया? क्या ये चीज समझ में आ गई है? अब आप मुझे बताओ, सोच समझकर मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ऐसा द्वितीय जाइलम जो, जिसे हमने दारू बोला है, ऐसा द्वितीय जाइलम जो बसंत के मौसम में बनेगा, जिसकी क्रियाशीलता, सोचो, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होएगी, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होएगी, ऐसे द्वितीय जाइलम को हम क्या बोलेंगे? बसंत दारू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सोचो, ऐसे को हमने क्या बोला है? बसंत दारू। ठीक है, अब आप देखकर मुझे ये बताएं, बसंत दारू अगर मैं केंद्र की तरफ देखूं तो सबसे आगे बना है या नहीं बना? सबसे आगे की तरफ। वर्ष की अगर शुरुआत देखें तो पहले कौन सा बनेगा? पहले कौन सा बनेगा? बस यूं सोचो, पहले कौन सा बनेगा? आप बोलेंगे सर बसंत बनेगा। और पहले अगर बनेगा तो पहले के लिए हम शब्द क्या यूज मिलेंगे? अग्र के पश्चे। पश्चे का मतलब बाद में, अग्र का मतलब पहले। तो पहले कौन सा बना? बसंत दारू के शरद दारू? पहले बना बसंत दारू, तो बसंत दारू का दूसरा नाम देखिए क्या लिखा हुआ? अग्र दारू। बसंत दारू बोलिए या अग्र दारू बोलिए, यानी वो द्वितीय जाइलम जिसकी क्रियाशीलता अगर अधिक है, क्योंकि वाहिनिकाएं जो हैं उनकी गुहा बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि जल के प्रवाह को बढ़ाना था। क्यों? क्योंकि भैया गर्मी का मौसम आने वाला है, बसंत का मौसम आने वाला है, खिलना है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करना है, दिन जो है बड़े हो रहे हैं। खत्म, ये हमारा बसंत दारू। और इसके बाद में जो आएगा, जिसमें क्रियाशीलता कम हो जाएगी, प्रकाश कम हो जाएगा, दिन छोटे हो जाएंगे, तो द्वितीय जाइलम जो है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और क्रियाशीलता अगर कम हो जाएगी तो ये छोटा बनेगा। अब ये कौन सी दारू हो गई हमारी? शरद दारू। बताएं, बड़े आराम से, तसल्ली से एक एक कंसेप्ट आपको बताया है, डनाडन डन, क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं था? अब थोड़ी सी एक और चीज और समझने की बात आ रही है, एक और चीज समझने की बात आ रही है, वो ये देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा। ये तो मैंने आपको एक संवहन बंडल बताया है, एक बताया है, ऐसे कई सारे संवहन बंडल होंगे। ठीक है, ऐसे
कई सारे संवहन बंडल होंगे। देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 सब में कहीं ना कहीं बसंत दारू शरद दारू, बसंत दारू शरद दारू, बसंत दारू शरद दारू, इसमें बसंत शरद, बसंत शरद, बसंत शरद होगी या नहीं होगी? तो अब आप मुझे बताएं, क्या एक तरीके से सोचकर मुझे बताना, एक रिंग सी बनती हुई दिखाई देंगी या नहीं दिखाई देंगी? एक वलों का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? सोचना। दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब इसमें जो पीला वाला भाग है ना, पीला वाला, ये पीला वाला जो भाग जो होता है और ये जो भूरा सा भाग है, कौन मोटा है और कौन पतला है? सोचना, दिमाग लगाओ। एक तो पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है और एक भूरा वाला भाग दिखाई दे रहा है। भूरा, पीला वाला जो है वो भी वलय के रूप में, और भूरा वाला जो है, देखो ये भूरा वाला, ये वाला भूरा, और ये सारा क्षेत्र जो है वो पीला वाला है। कौन सा मोटा है और कौन सा पतला है? खुद सोचो। जो पीला वाला है वो मोटा दिखाई दे रहा है और जो भूरा वाला है वो पतला दिखाई दे रहा है। पीला वाला भाग कौन है? ये है बसंत दारू, और जो पतला वाला है वो है शरद दारू। अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, क्या मैंने इस डायग्राम में अभी यही तो बताया कि इस तरीके से क्या बनते जाएंगे? वलय बन रहे हैं। बसंत दारू का पूरा एक वलय, शरद दारू का पूरा एक वलय, फिर बसंत दारू का एक वलय, फिर शरद दारू का एक वलय। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इस तरीके से क्या ये वलय बनते हुए दिखाई दे रहे एकांतरित रूप से? बसंत दारू शरद दारू, बसंत दारू शरद दारू, बसंत दारू शरद दारू, एक एक करके क्या बन रहे हैं? वलय, छल्ले बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर छल्ले बन रहे हैं। अब बाबू जरा सोचिए, इन छल्लों को अगर मैं काउंट कर लूं, इनकी संख्या को अगर मैं गिनूं, तो सोच समझकर मुझे बताना, एक छल्ला जो है, चाहे बसंत दारू का ले लो चाहे शरद दारू का ले लो, भाई साल में एक बार बसंत दारू बन रही या साल में एक बार शरद दारू बन रही है? एक ही तो बात हुई भाई। साल में एक बार बसंत दारू बनी या एक बार शरद दारू बनी, फिर अगले साल फिर बसंत दारू बनेगी, शरद दारू बने, फिर उसके अगले साल तीसरे साल बसंत दारू बनेगी, शरद दारू बनेगी, फिर चौथे साल बसंत दारू बनेगी, शरद दारू बनेगी। तो सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या अगर मैं इनकी संख्या को, इनके छल्लों को अगर मैं काउंट करता जाऊं, ठीक है, काउंट करता जाऊं, तो क्या मुझे एक पेड़ की आयु का पता लगेगा या नहीं लगेगा? सिंपल सा प्रश्न था, क्या मुझे एक पेड़ की आयु का पता लगेगा या नहीं लगेगा? सोचो, दिमाग लगाओ। सिंपल सा था, समझ में आ गया? तो बेटा जी ये जो छल्ले बन रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये जो इन दोनों दारुओं के छल्ले जो बन रहे हैं, बसंत दारू और शरद दारू की ये जो छल्ले या वलय जो बन रहे हैं, इनको बोला जाता है वार्षिक वलय। अब आप खुद सोचिए, एनुअल रिंग्स बोलते हैं इनको। आपने सुना होगा अंग्रेजी मीडियम में पूरे साल भर के बाद जो पेपर आता था उसको हम क्या बोलते थे? एनुअल एग्जाम। वार्षिक टेस्ट होता था या नहीं होता था? होता था ना। तो अब आप मुझे बताएं, वार्षिक का मतलब वर्ष, एक वर्ष में एक वलय बन रहा है। किसका? बसंत दारू का एक वलय, शरद दारू का एक वलय, एक वर्ष में। भाई एक वर्ष में एक बसंत का मौसम आया, एक शरद का मौसम है। जो बसंत के मौसम में दारू बनी बसंत दारू, शरद के मौसम में बनी शरद दारू। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मैं सिर्फ बसंत दारू को कैलकुलेट करता जाऊं तो मुझे आयु का पता नहीं लग जाएगा, या मैं सिर्फ शरद दारू को कैलकुलेट करता जा रहा हूं उनकी संख्या को, तो भी मुझे पता लग जाएगा किसकी? आयु का। तो ये जो वलय बने हैं इनको हमने क्या बोला है? वार्षिक वलय। और इन वार्षिक वलयों से आयु ज्ञात की जाती है। किसकी आयु ज्ञात की जाती है भैया? पेड़ की, वृक्ष की। वृक्ष
वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। अब मैं एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक बीज पत्री तने में, सोच के आंसर बताना, क्या एक बीज पत्री तने में ऐसी आयु ज्ञात की जा सकती है? अरे भैया, एक बीज पत्री तने में तो वुड ही नहीं होगी, काष्ठ ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर द्वितीय वृद्धि नहीं होती है, यहां पर हो रही है। किसमें? द्विबीजपत्री तने में। याद रखना, भूल मत जाना। तो बेटा जी, वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है इन वार्षिक वलों की। हम क्या करेंगे, अगर संख्या को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, उसकी संख्याएं जो है वो पता लगा लेंगे तो वार्षिक आयु ज्ञात की जा सकती है। और इस तरीके से जो अध्ययन जो होता है, इस तरीके से जो अध्ययन होता है, ध्यान से सुनना, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप बोलेंगे सर बायोलॉजी। बायोलॉजी में कहीं लास्ट में शब्द आ रहा है लॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन। जूलॉजी, लॉजी आ रहा है अध्ययन। तो ऐसे में एक शब्द बोल रहा हूं, क्या? डेंड्रो क्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी भैया याद रखना, ये एक विज्ञान है, ये भी एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम किसी वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं, अध्ययन करते हैं किसी वृक्ष के वार्षिक वलों का अध्ययन करके। ध्यान से सुनना, किसी वृक्ष के वार्षिक वलों का अध्ययन करके हम उस वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं। ऐसा विज्ञान क्या कहलाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बताएं, ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि ऊपर से चीरती हुई चली गई है? समझ में आ गया? चलें आगे। तो बेटा जी, मेरे ख्याल से आपको ये दो प्रकार की दारू समझ में आ गई होंगी कि कौन सी दारू है जो ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी है जो कम क्रियाशील है, किसकी जाइलम की वाहिनिकाएं जो हैं वो उनकी गुहा बड़ी है, किसकी जाइलम की वाहिनिकाओं की गुहा छोटी है। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना। सोचो, एक सिंपल सी चीज और मैं आपसे पूछता हूं। ये एक ग्लास है और ये एक ग्लास है, ठीक है? इसमें मैंने पानी भर दिया, इसमें भी मैंने पानी भर दिया, उसमें थोड़ा सा रंग डाला, लाल रंग डाला। क्या डाला? लाल। यहां पर भी लाल रंग डाला। जितना रंग यहां डाला उतना ही यहां पर डाला। अब आप देखो, जितना रंग मैंने यहां डाला है ना, उतना ही रंग मैंने यहां पर भी डाला है। अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, कौन ज्यादा रंगीन दिखेगा, ये कि ये दिख रहा है? ज्यादा लाल कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो बस इसी तरीके से समझाने के लिए कि भैया यहां पर कौन सी दारू जो है वो गहरे रंग की दिखेगी और कौन हल्के रंग की दिखेगी। मेरे भाई, यहां पर वाहिनिकाएं बड़ी हैं, जल ज्यादा है, वाहिनिकाएं छोटी हैं, जल कम है। तो आप मुझे बताएं, कौन सी द्वितीय जाइलम है या कौन सी दारू है जो हल्के रंग की दिखेगी और कौन है जो ज्यादा गहरे रंग की दिखेगी? तो याद रखना, ये गहरे रंग की दिखती है और ये जो होती है ये हमें बेटा हल्के रंग की दिखती है। ठीक है, सिंपल सा था। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, जरा सोचिए, इसकी भित्ति जो है मान लो रंगीन है और इसकी भित्ति जो है वो भी रंगीन है। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहां पर पानी ज्यादा, यहां पर पानी कम, कहां पर रंग ज्यादा दिखेगा? यहां रंग ज्यादा दिखेगा। बस अब इसी चीज को मैंने यहां पर भी तो दिखाया इस डायग्राम में। देखो, यहां पर जो बसंत दारू थी वो पीले रंग की थी, लेकिन शरद दारू जो है वो भूरे रंग की है। कौन से रंग की है? भूरे रंग की है, भूरे रंग की है। अब भूरे रंग की है और ये पीले रंग की, कौन सा रंग हल्का है और कौन सा रंग गाढ़ा है?
शरद दारू का रंग जो है वो गाढ़ा है, भूरा सा दिखाई दे रहा है, और बसंत दारू का रंग जो होता है थोड़ा सा हल्का लाइट पीला होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये फाइनली हमारा दो प्रकार की तो दारू खत्म हुई है, याद रखना है, और उसी के साथ हमने द्वितीय वृद्धि भी देख ली है। किसमें बेटा जी? सोचो, ये द्वितीय वृद्धि हम देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे बैक गियर लगाता हूं और सोचो, द्वितीय वृद्धि याद करिए, हमने बोला था द्वितीय वृद्धि एक परिधि की तरफ होगी और एक बीच में हो रही थी। बीच में किसके कारण? संवहन कैम्बियम के कारण, जो हमने पूरी देख ली है। अब क्या बच गया? परिधि पर कौन से कैम्बियम के कारण? कॉर्क कैम्बियम के कारण, वो रह रहा है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम की क्रियाविधि हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी दो प्रकार की दारू और रह रही हैं। अभी दो प्रकार की दारू और रह रही हैं। अब कौन सी दारू? आप बोलेंगे सर हो तो गई, और कितनी दारू सर? और कितनी दारू? दो और दारू रह रही, दो और द्वितीय जाइलम देखने हमें। कौन से? एक है अंतःकाष्ठ, अंतःकाष्ठ जिसको हम हृद दारू बोलते हैं, हृद दारू बोलते हैं। अब हृदय दारू का मतलब क्या होगा? जो हृदय के समान होगी, हृदय के समान, हृदय दारू। ठीक है, अंतःकाष्ठ। और एक होगी रस दारू, एक है रस दारू और एक है अंतःकाष्ठ या हृदय दारू। हल्का सा हिंट दे देता हूं, या एक काम करता हूं समझा ही देता हूं, सिंपल सा है, जल्दी से इसको भी खत्म ही कर देते हैं। बेटा जल्दी से देखना, देखकर मुझे बताना जल्दी से। आपको इस पूरे द्वितीय जाइलम में, आपको इस पूरे द्वितीय जाइलम में, ये लो जी, मैंने ये पूरा हटा दिया था, मैंने कहा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। इस पूरे द्वितीय जाइलम में हृदय की आकृति कहां दिखाई दे रही है? ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ? सोचो, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं। इधर की तरफ कि इधर की तरफ? आप बोलेंगे सर ये वाला, भाई हमारा हृदय ऐसा ही तो होता है ना, इसी तरीके से। हालांकि आपने तो कईयों ने ऐसे बनाया होगा बचपन में, ओहो हो, है ना? ऐसा नहीं, याद रखना, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से त्रिकोणीय आकृति में होता है। कौन सा बेटा जी? हमारा हृदय। अब आप मुझे बताना, एक सिंपल सा प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं भाई, यहां पर आपको कौन सा क्षेत्र जो है वो हृदय की आकृति का दिखाई दे रहा है? अंदर की तरफ जो द्वितीय जाइलम है, या परिधि की तरफ जो द्वितीय जाइलम है? बस इतनी सी बात। तो याद रखना, इसमें नाम में देखो क्या आ रहा है, नाम में आ रहा है अंतःकाष्ठ। अंतःकाष्ठ का मतलब अंदर की तरफ जो काष्ठ है, काष्ठ यानी द्वितीय जाइलम। बोला था काष्ठ यानी द्वितीय जाइलम, यानी वो द्वितीय जाइलम, वो द्वितीय जाइलम जो अंदर की तरफ है, अंदर या केंद्र की ओर है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि हृदय का मतलब था कि अंदर की तरफ, हृदय की आकृति में, अंतः का मतलब अंदर की तरफ है क्या सर? है ना? अब ध्यान से देखना, मान लो ये पेड़ जो था बेटा जी, जिसका ये वाला जो द्वितीय जाइलम था, ये बस बन गए हैं, जितने बनने थे बन गए, और द्वितीय वृद्धि नहीं हो रही है। सोचो, मैं एक पेड़ था जिसके अंदर ये द्वितीय जाइलम जितना बनना था बन चुका है, अब और नहीं बन रहा है, फाइनली जितना बनना था बन गया। अब उसके बाद क्या होगा? यानी एक पेड़ जो है वो ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, पूरी तरीके से फैल चुका है। जैसे आपने देखे होंगे ना, बरगद के पेड़ पूरे फैल जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। चलिए जी, ये पूरा ओल्ड हो गया, अब आगे क्या होएगा? यही पूछेंगे सर, अब आगे क्या होएगा? तो मेरे बाबू याद रखना है, अंदर की तरफ जो द्वितीय जाइलम है, अंदर की तरफ। अब यहां पर हम इन दारुओं की बात नहीं कर रहे, बसंत दारू, शरद दारू की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं जो अंदर की तरफ जो होंगे, एक बूढ़े पेड़ में, एक ओल्ड एज पेड़ में। कौन से? एक पूर्ण आयु वाले पेड़ में, जिसकी आयु पूर्ण रूप से
हो चुकी है, मतलब बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड एज हो चुका है, ठीक है। उसमें अंदर की तरफ जो द्वितीय जाइलम होंगे, केंद्र की ओर जो द्वितीय जाइलम होंगे बेटा जी, वो जल का संवहन बंद कर देते हैं, उनमें जल का संवहन नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग में तो हो रहा था, देखो स्टार्टिंग में तो हो रहा, आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था ये वाला ज्यादा करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, स्टार्टिंग में किया, इसने थोड़ा कम किया, फिर ज्यादा किया, फिर कम किया, फिर ज्यादा किया। लेकिन जब ओल्ड एज हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है पेड़, तो अंदर का जितना भी द्वितीय जाइलम है, चाहे वो बसंत दारू हो, चाहे शरद दारू, चाहे बसंत दारू, चाहे शरद दारू, अंदर की ओर जो होते हैं, जो इस तरीके से त्रिकोणीय आकृति में थे, इस तरीके से वो जल का संवहन बंद कर देते हैं। तो आप बोलेंगे फिर जल का संवहन कौन करेगा? अरे भैया वो द्वितीय जाइलम, वो द्वितीय जाइलम जो परिधि की ओर होगा, वो द्वितीय जाइलम जो परिधि की ओर है, यानी ये वाला जो होएगा, जो परिधि की ओर है, जो परिधि की ओर है, ठीक है। अब वो द्वितीय जाइलम जो परिधि की ओर है, एक ओल्ड एज प्लांट में, एक ओल्ड एज प्लांट में, एक बूढ़े पेड़ में, पूरी आयु हो चुकी है उसकी, तो अंदर की तरफ जो द्वितीय जाइलम है वो जल का संवहन बंद कर देता है, और जो परिधि की तरफ द्वितीय जाइलम है वो ही केवल जल का संवहन करता है। अब बच्चों सोच समझकर मुझे बताएं, अगर ये जल का संवहन करता है, ये जल का संवहन नहीं करता, ये अगर जल का संवहन करता है, तो इसका नाम देखो क्या आ रहा है, रस दारू। नाम में क्या आ रहा है? रस, और फिर दारू, यानी ऐसा दारू, ऐसा द्वितीय जाइलम जो रस यानी जल का संवहन करेगा। वो जो अंदर की तरफ है, जो हृदय आकृति में है, जिसने अब जल का संवहन बंद कर दिया। तो अब आप बोलेंगे सर फिर क्या कर रहा है? जब जल का संवहन बंद कर दिया तो फिर कर क्या रहा है सर? तो बेटा जी, ये जो अंदर की ओर जो द्वितीय जाइलम है, जिसने जल का संवहन बंद कर दिया है, ये उस पेड़ के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आप बोलेंगे सर कौन से? जैसे सर, जैसे आपने नाम सुना है गोंद, आपने नाम सुना होगा तेल, आपने नाम सुना है टेनिन, रेजिन, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक पेड़ के अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, उस पेड़ के लिए अनुपयोगी हैं। तो पेड़ क्या करता है? उसको अपने अंदर समाता जाता है, यहां पर स्टोर करता जाएगा, इस जगह पर इकट्ठा करता जाएगा और फूलता जाएगा, जिससे ये वाली काष्ठ जो है, ये वाली अंदर वाली दारू जो है, ये वाली वुड जो है, वो मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। ये अपना रस का संवहन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर वाली मोटी हो जाती है। ऐसी काष्ठ को हम बोलते हैं अंत्य काष्ठ या हृदय दारू। और वो जो जल का संवहन कर रही है, जो परिधि की ओर है, वो रस का संवहन कर रही है, यानी जल का संवहन कर रही है। ये बचे कुछ एक पेड़ के अंदर जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे गोंद हो गया, तेल हो गया, टेनिन हो गया, रेजिन हो गए, इनको क्या कर लेती है? संचित कर लेती है। बस इतना ही था, ये हमारा पूरा खत्म हुआ है मेरे भाई, द्वितीय वृद्धि। ठीक है, तो ये हमने पूरा देख लिया द्वितीय वृद्धि, लेकिन कहां पर? ये भी तो जरूरी है, बीच में संवहन कैम्बियम के कारण। अभी एक और द्वितीय वृद्धि रह रही है, माथा चकरा गया होगा, एक और रह रही है, किसके कारण? कॉर्क कैम्बियम के कारण। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। आज हमने बात करी है किसकी? 4 प्रकार की हमने दारू देख ली है, बसंत दारू, शरद दारू, हृदय दारू और रस दारू। ठीक है, ये सारी याद रखनी है। किसमें वार्षिक वलय बन रहे थे, किसके कारण वार्षिक वलय बन रहे थे, कौन हल्का था, कौन गाढ़ा था, ये सब कुछ आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, किस दारू में द्वितीय जाइलम ज्यादा सक्रिय होती है? कौन सी दारू में द्वितीय जाइलम ज्यादा सक्रिय है? बसंत दारू, शरद दारू, या दोनों में, या कोई नहीं? द्वितीय
द्वितीय जाइलम ज्यादा सक्रिय थी? सोचो किसमें? मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्या चल रही है, तो तुमसे कह रहा हूँ तो कहीं को कुछ ही होगा मामे ही यार, कोई कुछ। दूसरा प्रश्न बच्चों, वार्षिक वलों की संख्या ज्ञात करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाने का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोफाइट या कोई नहीं? क्या था वार्षिक वलों का अध्ययन करके जब हम एक पेड़ की, एक वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं, तो ऐसा अध्ययन, ऐसा विज्ञान क्या कहला रहा था? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहाँ पर कि कौन सी द्वितीय जाइलम थी या कौन सी दारू, किस दारू में द्वितीय जाइलम, यानी इनमें से कौन सी दारू है जिसमें द्वितीय जाइलम जो थी वो ज्यादा सक्रिय थी, किसमें वाहिनिकाएं ज्यादा से ज्यादा जल का संवहन कर रही थी? कौन सा? अरे भैया सीधा सीधा बसंत दारू, ये ज्यादा सक्रिय थी, भूल मत जाना। ठीक है। दूसरा, वार्षिक वलों का संख्या का हम पता लगाते हैं जिससे हम एक पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। ये अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बताया है ये आपको, क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, भूल मत जाना। ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का क्विज, प्रश्न थे ये आज के, होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे यही द्वितीय वृद्धि, लेकिन किसके कारण? संवहन कैम्बियम के कारण हम पूरी देख चुके हैं, पूरी। ठीक है। संवहन कैम्बियम के कारण सब कुछ हमने पढ़ा। द्वितीय जाइलम बना था, अंतःपूली कैम्बियम, अंतरापूली कैम्बियम, अंतःपूली कैम्बियम से प्राथमिक जाइलम, द्वितीय जाइलम, द्वितीय फ्लोएम, फिर द्वितीय जाइलम ज्यादा बनता जा रहा था। फिर एक वर्ष में हमने देखा जो सबसे पहले बना था वो कौन सा था? वो हमारी बसंत दारू थी। बाद में जो बनी वो शरद दारू थी। इस तरीके से बसंत दारू, शरद दारू, बसंत दारू, शरद दारू के वले बनते जा रहे हैं। इन वलों को हमने क्या बोला? वार्षिक वले। इनका अध्ययन क्या कहला रहा था? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर हमने बोला एक पेड़ जब बूढ़ा हो जाएगा तो अंदर की तरफ जितना भी द्वितीय जाइलम था वो सारा का सारा जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा, काम नहीं करेगा, रस का संवहन नहीं करेगा, जल का संवहन नहीं करेगा, जिसे हमने अंत्यकाष्ठ बोला, जो काले रंग का हो जाता है। ये भी याद रखना, कैसे रंग का हो जाता है? काले रंग का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भर भर के हमने मटेरियल डाल दिया, ऐसे अनुपयोगी पदार्थ जिसकी जरूरत नहीं, वो भर भर के डाल दिया, तो काले रंग का होता है। जबकि वो जो परिधि की तरफ जो द्वितीय जाइलम था उसे हमने बोला रसदारू, जिसमें जल का संवहन हो रहा था, वो इतना काले रंग का नहीं होता है। ये हमने पढ़ा पूरा संवहन कैम्बियम के कारण द्वितीय वृद्धि। अब बारी आएगी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी बेटा जी? कॉर्क कैम्बियम की परिधि की, और जो हम द्वितीय वृद्धि देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।